और अब आज की बड़ी बहस की शुरुआत कर रहे हैं। बढ़ती जनसंख्या पर सवाल उठा तो देश में सियासी धर्म युद्ध शुरू हो गया। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण पर नीति जरूरी है और जब नीति बने तो समान रूप से लागू हो, इसमें किसी तरह का भेदभाव न हो। इस पर ओवैसी ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया। मोहन भागवत ने बढ़ती जनसंख्या को लेकर चिंता जताई, लेकिन ओवैसी ने इसे धर्म से जोड़कर सियासी अखाड़े में लाकर धर्म युद्ध छेड़ दिया। ओवैसी ने आज कहा कि देश में मुसलमानों की प्रजनन दर घट रही है। मोहन भागवत साहब को चिंता करने की जरूरत नहीं है। वहीं एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि बॉलीवुड में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन मुस्लिम माइनॉरिटी का है, कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। तो अब सवाल यह है कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ओवैसी का क्या है कैलकुलेशन? हम दो हमारे दो का नारा, ओवैसी दें धर्म का हवाला। सियासी अरमान, बॉलीवुड में भी हिंदू मुसलमान। तो इन्हीं सवालों पर करेंगे आज की बड़ी बहस और पूछेंगे सवाल कि बढ़ती आबादी का संकट, ओवैसी का धर्म संकट। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, ओवैसी का कैलकुलेशन। टोटल फर्टिलिटी रेट वो 2% हो गया, माने इंडिया का फर्टिलिटी रेट बहुत ज्यादा गिरा। और सबसे ज्यादा अगर टीएफआर रेट गिरा, मुसलमानों का गिरा। भागवत ने दिया ज्ञान, ओवैसी हुए परेशान। जनसंख्या में पंथ संप्रदाय के प्रमाण में अंतर आने से नए देश बन गए, देश टूट गए। जनसंख्या विस्फोट के लिए कौन जिम्मेदार? आतंकवादी है, इसके मदरसे टेररिज्म के सेंटर हैं, ये मौलाना फुला हैं, ये मुल्ला हैं, ओवैसी भड़काओ भाषण देता है, वो नया जिन्ना है। अरे तुम कितनी गालियां दोगे हमको? जोर जबरदस्ती या छल कपट से, लालच से मतांतरण, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। भागवत चिंता करें, ओवैसी चिल करने को कहे। याद रखिए, इख्तिदार, सत्ता हमेशा किसी के पास नहीं रहती। नेहरू पहले प्रधानमंत्री थे, नहीं रहे, इख्तिदार खत्म हो गया। पॉपुलेशन पर घमासान, भगवान वर्सेस भाईजान। भारत 24 का खास शो देखिए, पब्लिक है सब जानती है। तो पब्लिक है सब जानती है और आज की जो बहस है उसमें जो मेहमान शामिल हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। बीजेपी का पक्ष रखने के लिए गुलरेज शेख हमारे साथ हैं, एनसीपी की प्रवक्ता डॉक्टर सीमा मलिक हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, एआईएमआईएम के प्रवक्ता अब्दुल मन्नान हमारे साथ हैं, आरएसएस के विचारक रतन शारदा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इस्लामिक स्कॉलर मुफ्ती वजाहत काजमी जी हमारे साथ हैं और यहाँ स्टूडियो में भी उपस्थित हैं हमारे साथ इस्लामिक स्कॉलर हाजिक खान साहब। अब्दुल मन्नान जी, शुरुआत में आपसे कर रही हूं। मोहन भागवत जी कहते हैं सामान्य जनसंख्या नियंत्रण नीति, दिक्कत क्या है? देखिए, पहली बात तो मोहन भागवत जी ने अगर जनसंख्या पर बहुत ज्यादा चिंता की है तो इस चिंता की कोई जरूरत ही नहीं, क्योंकि टोटल फर्टिलिटी रेट जो है अगर किसी देश की 2.1 है तो इसका मतलब 0 पॉपुलेशन ग्रोथ होगा। और इंडिया का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, जो 2.1 से नीचे, तो जनसंख्या विस्फोट का तो कोई सवाल ही नहीं है। अब उन्होंने दूसरी बात रखी, क्योंकि भारत सरकार ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दी है कि किसी कानून की जरूरत नहीं है, ऐसा कानून बनाने की जरूरत नहीं है जनसंख्या कंट्रोल के लिए, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या कंट्रोल में है। और हाँ, ये बात सही भी है कि भारत की जनसंख्या जिस तरह से 50-60 सालों में कंट्रोल की गई है, किसी और देश ने इस तरह से कंट्रोल नहीं किया। अब सवाल ये पैदा होता कि मोहन भागवत जी की चिंता ये नहीं है कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा। अगर मोहन भागवत जी की ये चिंता होती कि भारत में पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो उसका स्वागत किया जाता, चलो भाई ठीक है, पॉपुलेशन कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन उन्होंने तो कहा है कि इस देश की मेन प्रॉब्लम है पॉपुलेशन इम्बैलेंस। तो इम्बैलेंस में आप क्या कहना चाहते हो? कोई इतना मूर्ख नहीं है ना, आप इतना मूर्ख हो ना मैं इतना मूर्ख हूं।
कि उनका इशारा किसकी तरफ है? साफ साफ उनका इशारा मुसलमानों की तरफ है और मुसलमानों का उन्होंने उदाहरण भी दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब मुसलमानों का रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत तेजी से गिरा है, सारी जातियों से ज्यादा गिरा है, तो उनको इस बात का डर नहीं होना चाहिए। और जो आपने टॉपिक रखा है कि वैसी परेशान नहीं होते हैं, वैसी मोहन भागवत जैसे लोगों को आईना दिखाते हैं कि तुम्हारा ज्ञान कम है, भारत में पॉपुलेशन विस्फोट नहीं होने वाला है, क्योंकि यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट 2.1 से गिर के 2 हो गया है। अब ये कहो कि हाँ ये बात सही है कि भारत जितना छोटा है, जितना बड़ा देश है, उससे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो पॉपुलेशन हो गई उसको आप मार डालोगे क्या? जो पॉपुलेशन है वो तो रहेगी और वो करीब करीब 1,60,000 करोड़ तक अगले 25-30 सालों में जाएगी। उसके बाद वो नीचे आना शुरू हो जाएगी। ये डाटा आ रहा है, हमारा नहीं है, ये डाटा हमारे हेल्थ उसका है। मैं बता दूं, ये नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा मैं दे रहा हूं आपको, हमारा ये अपना डाटा नहीं है, ना ओवैसी साहब का डाटा। तो सवाल ये है कि ना तो जनसंख्या विस्फोट हो रही है और ना तो पॉपुलेशन इम्बैलेंस हो रहा। ये मोहन भागवत जी के दिमाग का फितूर है जो सामने आ रहा है और वो ये बैलेंस करने के चक्कर में पड़े हैं। जब आप कहते हो सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका डीएनए एक है, तो आप पॉपुलेशन इम्बैलेंस की बात क्यों कर रहे हो? क्यों किसी एक समाज जी, यानी कि अब्दुल मन्नान जी, जनसंख्या कोई आपको लगता ही नहीं कोई समस्या है, तो फिर ये जो आंकड़े जो हैं, आंकड़े तो ये कह रहे हैं ना कि 2030 तक दुनिया के सबसे आबादी वाले देश चीन से आगे निकल जाएगा भारत। ये आंकड़े आपको दिखाई नहीं दे रहे। यहाँ पर जमीन नहीं बचेगी खेती की, यहाँ पर पानी नहीं मिलेगा लोगों को, यहाँ पर रोजगार नहीं मिलेगा, शिक्षा नहीं मिलेगी। हमने नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का डाटा दिया है आपको, मैं जहालत वाली बात नहीं कर मेरे रहा पास हूं, भी आंकड़े हैं, मेरे पास भी आंकड़े हैं। मैं डाटा दे रहा हूं, मैं जहालत वाली बात नहीं कर रहा हूं। और पहली बात यह है कि भारत तो दूसरे नंबर पर था ही जनसंख्या के लेवल पर, बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है, वो गैप जाहिर है पूरा हो जाएगा, भारत जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा देश हो जाएगा। ये बात सही है, लेकिन इतना चिंता की जरूरत नहीं है। तो भारत सरकार ने खुद ही हलफनामा देके सुप्रीम कोर्ट में कर दिया। संसाधन तो सीमित है ना अब्दुल मन्नान जी। ठीक है, जो आपने आरोप लगाया मैं जवाब ले लेती हूँ, मैं आपके पास लौट कर आ रही हूँ। सभी पैनलिस्ट को पहले एक एक रिएक्शन हम ले लें। गुलरेज शेख साहब, आपने सुना क्या कह रहे हैं कि आप तो हर चीज में ये अब धार्मिक इम्बैलेंस आ गया, ये सब दिमाग का फितूर है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। नहीं, दिमाग का फितूर AIMIM का है और जब तक AIMIM समाज को धर्म के और जाति के आधार पर नहीं बांटेगा तब तक उसका कुछ काम चलने वाला नहीं है। यदि आप भागवत जी को देखें तो उन्होंने किसी संप्रदाय की बात नहीं की, उन्होंने हमेशा ये बात की जो चीज भी हो सबके लिए बराबर एग्जीक्यूट की जाए। अच्छा, AIMIM या फिर ओवैसी साहब ये नहीं कहेंगे कि कश्मीर में जो पहाड़ी मुसलमान हैं उनको हमारी सरकार आरक्षण देने जा रही है। अभी 3 दिन पहले हमारी केंद्र सरकार ने कमेटी को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के अंतर्गत बनाया है कि जो ये देखेगा कि जो दलित मुसलमान ईसाई हैं उनकी क्या स्थिति है, क्या उनको SC का रिजर्वेशन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। ये सब बातें ओवैसी जी है ना हजम कर जाते हैं। ये बात वही करते हैं जिससे समाज का विघटन हो और इनके ऊपर वोटों की बारिश हो। तो मैं कहता हूं कि ये इनकी पार्टी जो उसी रास्ते पर चल रही है मैडम, जिस रास्ते पर कभी जिन्ना साहब की पार्टी चला करती थी मुस्लिम लीग, और उस मुस्लिम लीग की वजह से भारत का विभाजन हुआ, भारत के मुसलमानों का भी नुकसान हुआ और आज हमारा जो स्तर है शिक्षा का, जो स्वास्थ्य का, जो इकोनॉमी का, उसके लिए इनके जैसे रजाकार जो है वो जिम्मेदार है। डॉक्टर सीमा मलिक, जब बात हम जनसंख्या की करते हैं तो उसमें हिंदू मुसलमान क्यों आ जाता है, क्यों इसे धार्मिक चश्मे से देखा जाता है? देखिए, मैं सिर्फ यही कहना चाहती हूँ आपको, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हर चीज़ में आप लोग हिंदू मुसलमान करते हैं ये लोग। और देखिए कि ये कहना कि देखिए अगर हमें जनसंख्या को कंट्रोल करना है तो इसमें एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए, अगर कोई बिल भी आना है तो। और इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है अवेयरनेस की, जो लोगों को अवेयर कराना, वो चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, इसमें अवेयरनेस एंड एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है।
जो कि हमें एक इम्प्लीमेंट करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को, ना कि इस तरह के स्टेटमेंट्स देने से कोई चीज़ें होती नहीं कि असमानता है और एक समुदाय को आप उसके लिए ब्लेम करें, तो इस बात को मैं नहीं मानती। और कंट्रोल लेकिन डॉक्टर सीमा मलिक उन्होंने मुस्लिम शब्द तो इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने मुस्लिम शब्द तो इस्तेमाल ही नहीं किया, उन्होंने कहा सब पर ये लागू होना चाहिए। कोई ऐसा तो है नहीं कि जो हिंदू हैं उनको ये फ्री छूट दे दी गई है कि आपको जो करना है वो करा जाए। अगर उन्होंने नहीं किया और अगर वो मीन नहीं करते, पर देखिए माने सबको समझ में आता है। अगर आप असमानता की बात करते हैं तो इसका मीनिंग सबको समझ में आता है, सब हर देखिए इसमें आज जो ज़रूरत है शायद उन चीज़ों को छोड़ के हम इन मुद्दों पर लगे रहते हैं जो एक देश को डिवाइड करने वाली चीज़ें हैं। जनसंख्या कंट्रोल होना चाहिए, हर आदमी इसमें बिलीव करता है, पर उसके लिए हमें लोगों को अवेयर कराना, एजुकेट कराना इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, ना कि हम ये इस तरह के बयान दे के आपस में लड़ने से तो जनसंख्या कंट्रोल होगी नहीं। ठीक है रतन शारदा जी, ये एक प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है, ये आरोप लगाया जा रहा है कि एक प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि जो मुसलमानों की आबादी है सिर्फ वही बढ़ रही है, हिंदुओं की आबादी नहीं बढ़ रही है। रतन शारदा जी, देखिए पहली बात तो ये है कि आप सीमा जी ने कहा कि चर्चा होनी चाहिए। चर्चा तभी होती है जब कोई बड़ा व्यक्ति इस चर्चा को शुरू करता है। मोहन राव भागवत ने चर्चा शुरू की। जहां तक यहाँ पर बैठे हम वाले आंकड़े आपको सुना रहे हैं, मैं भी आपको सुना दूं। फर्टिलिटी रेट ड्रॉप हुआ, मुस्लिम का 4.4 से 2.6 आया, हिंदुओं का 2.6 से 2.1 आया पिछले 20 सालों में। पर 2050 की आबादी एज पर PEW नॉट मी, इंडिया विल हैव बिगेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, और 130 करोड़ हिंदी होंगे, 30 करोड़ मुसलमान होंगे, जो कि 11% वर्ल्ड के होंगे। हिंदुओं की जो मेजॉरिटी है वो 79 से घट के 76 होगी, मुस्लिम की 4 से 18 बढ़कर 14 से बढ़कर 18.4 हो जाएगी। ये तो आंकड़े हैं। इससे बड़ी बात है कि 2050 में मुस्लिम पॉपुलेशन दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही होगी। भारत में 76% बढ़ेगी, हिंदुओं की 33% बढ़ेगी। ये आंकड़े हैं, लेकिन समस्या क्या, वैज्ञानिक समस्या क्या है? 4% पॉपुलेशन पानी हमारे पास है दुनिया का, 18% पॉपुलेशन है दुनिया की। हमारी डेंसिटी पॉपुलेशन की 431 पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, और जिस चाइना की बात करें हम वाले उनकी है 153, बांग्लादेश की है 1126, इंडिया की 2021 में 428 थी, अब 431 है। मतलब डेंसिटी लगातार बढ़ रही है। और अगर पॉलिटिकल बात करते हैं तो मुझे ये बताइए कि जनसंख्या की चर्चा आने के बाद केवल मुस्लिम पार्टियों को समस्या क्यों है, केवल सेक्युलर पार्टी का समस्या क्या है? कोई भी माइनॉरिटी इनके अलावा बोली क्या? क्यों नहीं बोली? क्यों उसके अपने आप को देश का हिस्सा मानते हैं? ये अपने आप को आज भी समझते हैं कि जैसे पाकिस्तान के समय हम अलग भाषा का उपयोग करते थे अब भी करेंगे। यही यहाँ की समस्या है। अब हम अपने आप को अगर ये लोग समझते नहीं कि हम भी बाकी माइनॉरिटी की तरह है, बाकी देश की तरह है, तो समस्या एक माने। और अगर ये पॉलिटिक्स खेलना ही चाहते हैं तो मैं बता दूं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ये पॉपुलेशन इम्बैलेंस के कारण बना था। ईस्ट तिमोर भी इसी कारण बटा, सूडान इसी कारण बटा, लेबनान इसी के कारण लगभग बटा हुआ है, कोसोवो सर्बिया इसी के कारण बटा। इसमें गलत क्या अगर कहा तो अगर हम अपने आप को इस देश का बच्चा मानते हैं, चाहे गुलरेज शेख हो कोई भी हो, तो हमारे लिए कॉमन समस्या है कि सीमित संसाधनों के अंदर हम कैसे रहेंगे। अगर आज हमारी ये बहुत ही वाजिब सवाल है, ये देश की चिंता हो रही है या फिर ये वोट बैंक की चिंता हो रही है? मैं इस पर जरूर कमेंट लूंगी अब्दुल मनान साहब से, लेकिन उससे पहले हमें अभी यहाँ ब्रेक पर जाना है। एक कमेंट हाजी खान साहब आपका, ये सारे आंकड़े बताए रतन शारदा जी ने, किस तरह से संसाधन जो हैं वो सीमित हैं, और ये जो बढ़ता बोझ है क्या ये हमारा देश सह लेगा, झेल लेगा? देखिए मैडम, बात यह है कि जब देश आज़ाद हुआ था तो मुसलमानों की आबादी 4 करोड़ थी, आज 17-18 करोड़ है, और हिंदुओं की 70 करोड़ आबादी बढ़ी है इस मुल्क में, जो 18, 19, 20 करोड़ थी। बात ये नहीं है कि हिंदू बढ़े मुसलमान बने। जब मोहन भागवत जी ये कहते हैं कि भारत के सारे लोगों का DNA एक है, तो भारत के नागरिक बढ़ रहे हैं। रही संसाधन की बात, आप मान रहे हैं ना? हमें पूछना चाहते, सुनिए जनाब, मैं नहीं बोला था आपके ये कह रहे हैं कि बांग्लादेश इस पे बटा, बांग्लादेश भारत बटा इस बात पर कि नफरत पेश की गई, पाकिस्तान बटा इस बात पर कि नफरत पेश की गई, और रशिया बचा इस बात पर कि नफरत पेश की गई। हमारा मुल्क में संसाधन कम है। मैं बोला नहीं था आपके बारे में। ठीक है रतन शारदा जी, पहले अपनी बात ही पूरी कर लें, मैं आपको काउंटर करने का मौका दूंगी जब ब्रेक से लौट कर आए। बोलिएगा, ठीक है, जल्दी से अपनी बात रखिए। कि संसाधन जो है ये नहीं पैदा करती सरकारें। सरकार ने पिछले 70 साल में कितना दिया हिंदू और मुसलमानों को? स्कूल कॉलेज
एजुकेशन में क्या दिया, मेडिकल पे क्या दिया 8 साल में भारतीय जनता पार्टी की। ये नफरत बेचते हैं और हिंदू मुसलमान करते हैं। मुल्क में नफरत बेची जाएगी, मुल्क बढ़ जाएगा। हम ये कह रहे हैं कि आपने 8 साल में मुस्लिम एरिया में नहीं, कितने तो मेडिकल आप कह रहे हैं लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोगों लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, लोगों की अवेयरनेस, नहीं, लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कितने ही बच्चे आप कर लीजिए। मेरी बहन के एक बेटी है,